नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ हम एक बार फिर हैं आपके सामने हाजिर। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर बड़ी खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी। और चलिए अब अखंड भारत में करते हैं खबरों की शुरुआत। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला उठाया और इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री को खत लिखा गया। अब इस पर सीआरपीएफ का जवाब सामने आया है। सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल खुद तोड़ते हैं। राहुल गांधी की सुरक्षा चूक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत की थी। कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा जब दिल्ली पहुंची तब यहां पर राहुल की सुरक्षा चाक चौबंद नहीं थी। कांग्रेस के इस आरोप पर अब सीआरपीएफ का जवाब आया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपे जवाब में सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी ने 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया। और तो और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दिए। सीआरपीएफ के मुताबिक प्रत्येक दौरे के लिए अग्रिम सुरक्षा संपर्क यानी एएसएल किया जाता है। राहुल गांधी की दिल्ली यात्रा से पहले 22 दिसंबर को सभी हितधारकों को शामिल कर एएसएल किया गया था। सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम तभी सही तरीके से काम करते हैं जब सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति भी दिशा निर्देशों का पालन करे। वही खुद राहुल गांधी ही कई बार सुरक्षा घेरा तोड़कर लोगों से मिलने जैसी चीजों के जरिए अपनी सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। दरअसल कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की चूक का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस राहुल की सुरक्षा को लेकर पूरे तरह से विफल रही है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी में लिखा था, भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंची। उसके बाद कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में सीन लगी और दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू करने और उनके चारों ओर के सुरक्षा के घेरे को मेंटेन करने में असफल रही। राहुल गांधी की सुरक्षा पर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने जबरदस्त पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं। ये तथ्य सामने आया है कि प्रोटेक्टी को नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। राहुल गांधी ने स्वयं इस यात्रा में दिल्ली में जो थी, इस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने सुरक्षा चूक का आरोप तो लगा दिया, लेकिन सीआरपीएफ ने भी साफ कर दिया कि लापरवाही खुद राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। सीआरपीएफ पहले भी कह चुकी है कि राहुल गांधी अपने सुरक्षा को लेकर संजीदा नहीं रहते हैं। ऐसे में तो यही लग रहा है कि आरोप लगाने वाला खुद आरोपों के जाल में फंसता दिख रहा है। देखिए, राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की बात तो कह दी गई, लेकिन हम आपको कुछ आंकड़े अब दिखाते हैं। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर कितनी बार प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई है। बात 1991 से 2019 तक अगर हो तो 1991 से 2019 तक राहुल गांधी 156 बार विदेश के दौरे पर जा चुके हैं। 143 बार विदेशी यात्राओं पर एसपीजी को साथ वो लेकर के नहीं गए, यानी प्रोटोकॉल वहां भी तोड़ते वो नजर आए। एसपीजी ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया इसे। साथ ही 2015 से मई 2019 के बीच 1892 मौकों पर प्रोटोकॉल का उल्लंघन खुद राहुल गांधी ने किया। दिल्ली में बुलेट रेजिडेंट गाड़ी के बिना ही वो सफर करते कई बार नजर आए। ये बड़ा आरोप भी राहुल गांधी पर लग रहा है। ऐसे में प्रोटोकॉल को किस तरीके से राहुल गांधी खुद तोड़ते हैं, ये इन आंकड़ों के जरिए आप देखिए। 2005 से 2014 तक 18 मौकों पर राहुल बीआर व्हीकल के बिना ही पहुंच गए। तो ये एक बड़ा आरोप उनके ऊपर लगता रहा है। और देखिए, अपने बयानों के लिए मशहूर सलमान खुर्शीद एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार चर्चा की वजह है गांधी परिवार। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने के बाद भी उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ही हम सबके नेता है। खुर्शीद के इस बयान के बाद बीजेपी को मौका मिल गया। उसने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का मुखौटा बता दिया। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक है। अपने बयान के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी की तुलना राम से की। बीजेपी ने जब हमले तेज किए तो बयान बदला और कहा कि वो तुलना नहीं कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया जिससे सियासत गर्मा गई है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ही हम सबके नेता हैं। पार्टी को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत थी जिसे चुनावी प्रक्रिया के जरिए पाया गया, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आस्था गांधी परिवार में है। पिछले 3 दिन में सलमान खुर्शीद का ये दूसरा बयान है
जिससे सत्ताधारी बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का चेहरा नहीं बल्कि मुखौटा है। सलमान खुर्शीद साहब के पिछले बयानों को जोड़कर देखें तो सत्ता में आने के बाद कभी हिंदू तालिबान है, हिंदू पाकिस्तान है, हिंदू बोको हराम है और सत्ता में आने के लिए राहुल राम है। बीजेपी कांग्रेस पर परिवार की सियासत का आरोप लगाती रही है और जिस तरह से सलमान खुर्शीद ने गांधी परिवार का गुणगान किया, ऐसे में बीजेपी के आरोप की पुष्टि होती है, वो भी तब जब ग्रैंड ओल्ड पार्टी को गांधी परिवार के बाहर से अध्यक्ष मिल गया हो। तो खुर्शीद के बयान पर अब सियासत तेज है। इसी बीच पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी हिंदुओं पर बयान देकर के घिर गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ अल्पसंख्यकों से काम नहीं चलेगा, मोदी को हटाने के लिए हिंदुओं से करीबी बढ़ाओ। एंटनी के इस बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए ग्रैंड ओल्ड पार्टी को घेरा है। कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी के बयान पर पार्टी की किरकिरी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री एंटनी ने कहा 2024 आम चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए अल्पसंख्यकों का साथ काफी नहीं। पार्टी के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस की कार्यकारी समिति के सदस्य एंटनी ने कहा, कांग्रेस को हिंदुओं को भी साथ लेकर चलना चाहिए। मोदी को हराने के लिए कांग्रेस को सिर्फ अल्पसंख्यकों का समर्थन ही काफी नहीं है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को हिंदुओं का समर्थन भी बहुत जरूरी है। भारत में लोग विभिन्न समुदायों और जातियों से हैं। इसमें हिंदू समुदाय बहुसंख्यक हैं। हमें मोदी सरकार के खिलाफ संघर्ष में अल्पसंख्यकों के साथ उन्हें भी इकट्ठा करने में सक्षम होना चाहिए। इसके लिए हम सभी को अधिक सतर्क रहना चाहिए। एंटनी के इस बयान से बीजेपी नेताओं को मौका मिल गया। बीजेपी ने इसे एंटनी का कबूलनामा करार दिया और कहा कि सत्ता पाने के लिए ग्रैंड ओल्ड पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी ने उनके वोट बैंक और अपीजमेंट पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया है। ए.के. एंटनी साहब ने कहा है कि केवल माइनॉरिटी वोट बैंक पर निर्भर रहकर वो चुनाव नहीं जीत सकते और बार बार बहुसंख्यक समाज को अपमानित करके उन पर निशाना साधकर वो नहीं जीत सकते। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लग चुका है। पिछले कुछ चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस के नेता लगातार टेंपल रन करते दिखे, मगर अब एंटनी खुलकर बोल रहे हैं कि चुनाव जीतना है तो हिंदुओं से करीबी बढ़ानी होगी। और चलिए अब बात उस खबर की करते हैं जो इन दिनों सुर्खियों में है। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड केस में परत दर परत खुलासा होता जा रहा है। आरोपी शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड का पता चल चुका है। पुलिस ने बताया कि शिजान ने तुनिशा की मौत के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से 2 घंटे तक बातचीत की। मामले में अब तक 25 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जांच तेजी से चल रही है और जल्द ही जांच की पूरी कड़ी जुड़ने वाली है। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत को 6 दिन बीतने को है, लेकिन अब भी कई सवाल जस के तस बने हुए हैं। लेकिन कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं। मसलन सीक्रेट गर्लफ्रेंड की जानकारी पुलिस को मिल गई है। पुलिस ने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि शिजान ने तुनिशा की मौत के बाद अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से बात की थी और वो भी पूरे 2 घंटे तक। आखिर तुनिशा के इस दुनिया से जाने के तुरंत बाद क्या अर्जेंट बात हुई थी, इसका पता लगाने की कोशिश में पुलिस जुट गई है। जल्द ही पुलिस शिजान के इस गर्लफ्रेंड से बात करेगी और उसका बयान दर्ज करेगी। पुलिस ने बताया है कि शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पहचान हो गई है। वो टीवी सीरियल की अभिनेत्री है, मुंबई की रहने वाली है। इसी लड़की के भी संपर्क में शिजान था। पुलिस अभी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने वाली है और मामले की तह तक जाने की कोशिश में है। फिलहाल पुलिस शिजान के मोबाइल से गर्लफ्रेंड की डिलीट चैट्स रिकवर करने में जुटी है। शिजान के कई लड़कियों से संबंध बताए जाते हैं। इस बात की तस्दीक उसके मोबाइल से मिली लगभग 300 पन्नों की व्हाट्सएप चैट्स हैं, जिसे पुलिस खंगाल रही है। ये चैट्स जून से तुनिशा की मौत के ठीक पहले तक की है। पूरे मामले में अब तक 25 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और भी कुछ लोगों के बयान पुलिस दर्ज कर रही है। सीक्रेट गर्लफ्रेंड का भी बयान दर्ज किया जाएगा। इसी बीच तुनिशा के मामा ने लव जिहाद का शक जताया है।
उन्होंने कहा कि तुनिशा हिजाब पहनने लगी थी। तस्वीरें भी बयां कुछ ऐसी ही कर रही हैं। हालांकि ये तस्वीर रियल लाइफ की है या फिर रियल लाइफ की, इसका पता नहीं लग पाया है। लेकिन परिजन ने जो आरोप लगाए हैं उसका पता लगाया जाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक बार फिर से प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर शिकंजा कसा है। जांच एजेंसी ने केरल में आज तड़के 50 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापे मारे और वहां तलाशी ली गई। प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सुबह सुबह दबिश दी। केरल में 50 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। तिरुवनंतपुरम में 6 जगहों पर रेड किया गया। कोच्चि में 12 जगहों पर छापा मारा गया। अलापुझा में 5 जगहों पर रेड किया गया। कोझिकोड में 2 जगहों पर छापा मारा गया। पीएफआई पर बैन लगने के बाद से ही एनआईए की टीमें चौकन्नी है। एनआईए को जानकारी मिली कि पीएफआई को किसी और नाम से खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जिसके बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। बताया यह जा रहा है कि प्रतिबंधित होने के बाद पीएफआई अन्य अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों के संपर्क में था और फंड जुटाने की कोशिश कर रहा था। एनआईए की कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ है जो पीएफआई के ओवरग्राउंड वर्कर थे, यानी आधिकारिक तौर पर पीएफआई के सदस्य नहीं थे, लेकिन उसके लिए काम कर रहे थे। सितंबर से अब तक एनआईए की केरल में पीएफआई के खिलाफ ये 5वीं रेड है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक केरल में ही पीएफआई के सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जो पिछली बड़ी कार्रवाई के बाद भी अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए हैं। पीएफआई पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है, उसे बैन किया जा चुका है। 22 सितंबर को देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े। 22 सितंबर को ही पीएफआई के 20 लोग गिरफ्तार किए गए। सितंबर के आखिर में पीएफआई के 100 नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए थे। इस पर गंभीर आरोप कौन कौन से हैं आप ये भी समझिए। हथियार रखने, हत्या, अपहरण, हेट स्पीच देने, जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप, देश विरोधी ताकतों से चंदा लेने जैसे कई संगीन आरोप पीएफआई पर है। दिल्ली बेंगलुरु हिंसा में पीएफआई पर आरोप है। हाथरस के बहाने माहौल बिगाड़ने का भी गंभीर आरोप है। आईएसआई से पीएफआई के जुड़े होने का भी आरोप है। पीएफआई पर आईएसआईएस कनेक्शन का भी आरोप है। हथियार बनाने और कैंप चलाने का भी गंभीर आरोप पीएफआई पर है। वहीं सोशल मीडिया एसएमएस के जरिए अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने का आरोप भी पीएफआई पर है। और देखिए, ऐसे में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा बिहार के बोध गया दौरे पर है और इसी बीच दलाई लामा की जासूसी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इस अलर्ट के बाद दलाई लामा की सुरक्षा को अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद से सुरक्षा एजेंसियां चौकस हैं, क्योंकि जिस महिला का स्केच जारी किया गया उस महिला की तलाश पुलिस जोर शोर से कर रही है, क्योंकि इसके बोध गया पहुंचने की खबर है, जहां दलाई लामा 3 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। दलाई लामा जी का विजिट यहां चल रहा है, तो इसके चलते हमेशा से और महाबोधि टेम्पल की सिक्योरिटी जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहती है। तो सिक्योरिटी जो है और वो पूरी तरह से टाइट है। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं सबके पास, जितना भी आप देखेंगे सिक्योरिटी पर्सनल है, उनके पास भी हमने आई कार्ड इशू किए हुए हैं। सीसीटीवी कैमरा जो है वो भी संख्या जो है दलाई लामा जी के विजिट को लेकर बढ़ाया हुआ है। जिस महिला की तलाश की जा रही है, दरअसल उसके महिला बौद्ध भिक्षु के गेटअप में होने की आशंका है, जिसके बोध गया में होने की बात कही जा रही है। चाइनीज लेडी हैं और ये उनका जो स्केच है, तो वो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि अगर कोई आई हैं, कहीं रुकी हैं, तो हम जितने भी यहाँ पे ठहरने के स्थान हैं उन सभी जगह पे जाके उसको वेरीफाई कर रहे हैं। वैसे स्केच जारी होने के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस बोधगया में सघन तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस उस महिला को ढूंढने के लिए होटल और मॉनेस्ट्री समेत कई स्थानों पर जांच कर रही है। देखिए, वैसे तो दलाई लामा बिहार में 1 महीने के दौरे पर है, जहां बोध गया में कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ 3 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है। यह आयोजन कालचक्र मैदान में रखा गया है। इसके साथ ही जहां 50 से ज्यादा देशों से आए तकरीबन 2 लाख बौद्ध श्रद्धालु के आने की संभावनाएं जाहिर की जा रही है। साथ ही प्रवचन कार्यक्रम के मौके पर पहले दिन तकरीबन 40,000 बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। देखिए, इस मौके पर दलाई लामा ने क्या कुछ कहा, हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमने इंसान के रूप में जन्म लिया और मैं जहां रहूंगा मानवता के लिए काम करता रहूंगा।
उन्होंने ये भी कहा कि क्रोध भड़काने वालों के प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। गौरतलब है कि बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा तकरीबन 1 महीने के बिहार के बोधगया प्रवास पर है। दलाई लामा 22 दिसंबर को बोधगया पहुंचे थे, जहां उन्होंने देखने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। दलाई लामा ने क्या कुछ कहा, ये जानकारी भी हम आपको देते हैं। हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, मैं मानवता के लिए काम करता रहूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि क्रोध भड़काने वालों के प्रति दुर्भावनाएं मेरे मन में नहीं है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ ने दक्षिणी असम में कतार में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर याबा टैबलेट्स की बड़ी खेप जब्त की है। इस टैबलेट की कीमत 1.7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। याबा टैबलेट को बाइकर्स कॉफी भी कहा जाता है। नशे की ये टैबलेट नॉर्थ ईस्ट में बड़ी समस्या बन गई है। कैसे, आपको बताते हैं। जब्त की गई इन गोलियों का मूल्य 1.7 करोड़ रुपए है। इन गोली को याबा टैबलेट के नाम से जाना जाता है। असम से सटी बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने इसे जब्त किया है। टैबलेट को एक वाहन की तलाशी के दौरान जब्त किया गया। तलाशी के दौरान करीब 17,000 याबा टैबलेट मिली। इससे पहले 7 दिसंबर को असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 2 ट्रकों से करीब 7 करोड़ रुपए मूल्य की नशीली दवाओं के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बांग्लादेश सीमा पर नशीले पदार्थ की तस्करी के खिलाफ बीएसएफ ने अभियान चलाया है और आए दिन याबा टैबलेट या बाइकर्स काफी संख्या में जब्त की जा रही हैं। ये टैबलेट म्यांमार से अन्य दक्षिण एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर आपूर्ति की जाने वाली सिंथेटिक दवा है। पिछले 6 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो याबा टैबलेट की तस्करी में काफी बढ़ोतरी हुई है। बांग्लादेश सीमा से याबा टैबलेट भेजी जाती है। बीएसएफ याबा टैबलेट को जब्त करने के लिए एक्शन में है। इस साल सीमा पर 5,07,000 गोलियां जब्त। 2017 में बीएसएफ ने 11,008 गोलियां बरामद की। 2018 में 2,39,618 याबा गोलियां जब्त। 2019 में 7,22,771 गोलियां बरामद। 2020 में 6,84,151 गोलियां जब्त। 2021 में 7,35,217 टैबलेट बरामद। बीएसएफ के जवान नशे की इन गोलियों को पकड़ने में जुटे हुए हैं, बावजूद इसकी तस्करी जारी है। और अब आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि ये याबा टैबलेट है क्या। याबा टैबलेट दरअसल काफी महंगा होता है। एक टैबलेट की कीमत तकरीबन 1,000 रुपए बताई जाती है। ऐसे में आपको याबा टैबलेट या फिर बाइकर्स कॉफी, उसके बारे में बताते हैं। दरअसल ये याबा टैबलेट है क्या। याबा टैबलेट एक तरह की दवा है जिसमें मेथाम्फेटामाइन और कैफीन का मिश्रण होता है। इसमें मेथाम्फेटामाइन और कैफीन का मिश्रण होता है। इसका इस्तेमाल मादक पदार्थों के रूप में किया जाता है। और किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है आपको बताएं। इसे पागलपन की दवा भी कहा जाता है। साथ ही याबा टैबलेट नशे के रूप में इस्तेमाल लोग करते हैं, जिसे बाइकर टैबलेट भी कहा जाता है। इसे खाने के बाद लोग 1 घंटे सो नहीं पाते, यानी इसको लेने के बाद 1 घंटे तक नींद नहीं आती। रेव और टेक्नो पार्टियों में इसका सेवन खूब किया जाता है और इसलिए ये महंगा भी आता है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम योगी से मिली है राजस्थान की पूर्व सीएम। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात हुई है वसुंधरा राजे की। यूपी सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा वसुंधरा राजे ने की। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ से वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई है। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात हुई वसुंधरा राजे की। तस्वीरें भी सामने आई। यूपी सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा वसुंधरा राजे ने की। ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की और साथ ही वसुंधरा राजे आपको तस्वीर में नजर आ रही है। सीएम योगी से मुलाकात हुई। लखनऊ में ये मुलाकात हुई है, जहां उन्होंने यूपी सरकार के विकास कार्यों की प्रशंसा की। उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर के हंगामा लगातार जारी है। उज्बेकिस्तान के आरोपों पर भारत सरकार पूरी तरीके से अलर्ट हो गई है, क्योंकि उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत को इंडियन कफ सिरप से जोड़ा जा रहा है। इस मामले को लेकर के भारत सरकार ने बच्चों की मौत पर रिपोर्ट मांगी है। बच्चों की मौत से उज्बेकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, वो परिवार पूरी तरह से टूटकर बिखर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा कि असल में हुआ क्या। क्या उन्होंने अपने बच्चों का इलाज कराने का गुनाह किया है? उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री ने आरोप लगाया है कि गाम्बिया में जिन बच्चों की मौत हुई, उन बच्चों ने भारतीय दवा कंपनी की बनाए गए कफ सिरप का इस्तेमाल किया।
वहाँ जो मौत हुई है वो क्योंकि जो हमने न्यूज़ में देखा है, जो है ना, जो मीडिया में आया है, वो एक ही डॉक्टर से उसके बीच जो है एक ही डॉक्टर के अंदर है, वो बस इसकी हैसियत है। अभी कुछ कह नहीं सकते जो इस पर जो है क्या मैटर्स है, हमारे दवा की वजह से है या और कोई इश्यूज है। मतलब इन आरोपों के बाद केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है और मामले में जांच की रिपोर्ट तलब की है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गांबिया में बच्चों की मौत को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मेड इन इंडिया कफ सिरप जानलेवा लगता है। पहले गांबिया में 70 बच्चों की मौत हुई और अब उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई है। मोदी सरकार को भारत के बारे में शेखी मारना बंद करना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पाकिस्तान में कुछ बच्चों की गलत दवाई पीने से मृत्यु हुई, जो कि वहां की सरकारों ने भी कहा, उस पे उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया दवाइयों की वजह से मृत्यु हुई। अरे भारत को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी किस सीमा तक जाने के लिए तैयार है? वैसे सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सवाल बच्चों की जान का है और भारत की छवि का है। अगर सच में सिर्फ जानलेवा है तो फिर इंटरनेशनल मार्केट में भारत की विश्वसनीयता को चोट करने वालों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत पर मीडिया में कई तरह के रिपोर्ट्स छपे हैं। इन रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक 1 मैक्स खांसी की दवाई बिना डॉक्टर की सलाह पर अगर अधिक मात्रा में ली गई हो तो फिर ये परेशानी हो सकती है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 21 बच्चे को सांस लेने की दिक्कत से जूझ रहे थे। उन्होंने नोएडा के मेडन बायोटेक की बनी कफ सिरप यानी डॉक 1 मैक्स सिरप लिया, जिससे उनमें से 18 लोगों की मौत हो गई। डॉक 1 मैक्स सिरप जानलेवा है क्या, इसको लेकर के भी हम आपको जानकारी देखते हैं। देखिए, डॉक 1 मैक्स खांसी की दवाई है, लेकिन ज्यादा मात्रा में अगर इसका इस्तेमाल हो तो ये हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर के बिना सलाह के ज्यादा दवाई ली गई, जिसके बाद 18 बच्चों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है। 21 बच्चों को सांस लेने में दरअसल दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद इस मेडिसिन का, इस दवाई का सेवन किया गया और इसके बाद 18 बच्चों की मौत हुई है। मेरिन बायोटेक इस दवाई को बनाता है। देखिए, इस बारे में केंद्र सरकार ने बच्चों की मौत को लेकर के रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटरी टीम ने यूपी ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से भी संपर्क किया ताकि दवा कंपनी के खिलाफ जांच शुरू किया जा सके। और इसी बीच सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये सिरप फिलहाल भारतीय बाजार में नहीं बेचा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से उज्बेकिस्तान में आरोप लगाया गया, इसको लेकर के भारत सरकार तुरंत सक्रिय हो गई है। खबर है कि नोएडा की जो कंपनी कफ सिरप बनाती है, वही पुलिस छानबीन के लिए वहां पर पहुंच गई है। तो बच्चों की मौत पर रिपोर्ट सरकार ने मांगी है। उज्बेकिस्तान के आरोपों पर केंद्र सरकार ये रिपोर्ट मांग रही है और सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटरी टीम ने तलब किया है। यूपी ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी से संपर्क है इस वक्त उनका और लगातार सैंपलिंग ली जा रही है। इसको लेकर के छानबीन की जा रही है। दवा कंपनी के खिलाफ जांच भी शुरू की जा सके, ये बात भी सरकार की तरफ से कहा गया। साथ ही भारत में डॉक 1 मैक्स सिरप किसी भी तरीके से इसकी सप्लाई तभी हो जब जांच में ये पुष्टि हो जाए कि ये मेडिसिन पूरी तरीके से सेफ है। नोएडा की कंपनी के खिलाफ छानबीन भी चल रही है। तो उज्बेकिस्तान के आरोपों पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट मांगी, लेकिन क्या कुछ अहम जानकारी है, ये हमने आप तक पहुंचाया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत में काफी सुधार है। बताया जा रहा है कि कल उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। इससे पहले बुधवार को पीएम मोदी और भूपेंद्र पटेल उनका हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। अब मां की तबीयत नासाज होने की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को गुजरात पहुंच गए। यहाँ उन्होंने सबसे पहले अस्पताल जाकर मां का हाल जाना। दरअसल पीएम मोदी की माताजी हीराबा की मंगलवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी और कफ की भी शिकायत थी। ऐसे में आनन फानन में अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती करा दिया गया, जहाँ हीराबा की तबीयत में अब सुधार है। खबर ये है कि शुक्रवार तक हीराबा को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। 24 से 48 घंटे तक माताजी को यहीं पर रखा जाएगा, उसके बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। हालांकि बताया जा रहा है तबीयत अब ठीक है पहले से, लेकिन 24 से 48 घंटे यहाँ पर डॉक्टरों के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ताकि अगर आने वाले समय में कुछ भी उतार चढ़ाव तबीयत में देखने को मिले तो माताजी यहीं पर रहें। तो बुधवार शाम करीब 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मिलने अस्पताल गए थे। यहाँ वह करीब 1.5 घंटे तक अपनी मां के साथ रुके, डॉक्टरों से उनका हाल जाना और इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए।
पीएम से पहले उनके भाई सोमा भाई के अलावा गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल और तमाम लोग हीराबा का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा ने इस साल जून में ही अपना 100वां जन्मदिन मनाया है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। चीन से तनातनी के बीच भारतीय सेना को तकनीक के साथ जोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। भारतीय सेना के जवानों को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि दुश्मन पर करारा वार किया जा सके। ऐसे में अब थल सेना के जवानों को मिलने वाली असॉल्ट राइफल को भी हाईटेक बनाने की कोशिश की गई है। सरकार अब असॉल्ट राइफल को नाइट विजन उपकरण से लैस करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने पहल शुरू की। खबर है कि सरकार सेना के लिए 30,000 से भी ज्यादा नाइट विजन उपकरण खरीदेगी और इसकी मदद से सेना के जवानों को रात या फिर कम उजाले में भी अपने लक्ष्य की पहचान करने में मदद मिलती रहेगी। लेकिन ये नाइट विजन किस तरीके से काम करता है, ये ग्लास कैसे काम करता है, वो भी आपको हम बताते हैं। भारत सरकार लगातार सेना को अत्याधुनिक तकनीक से लैस कर रही है ताकि किसी भी परिस्थिति में सेना ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम हो सके। सेना की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक असॉल्ट राइफल्स के लिए 29,762 और लाइट मशीन गन के साथ 1,072 नाइट विजन उपकरण खरीदने के लिए भारतीय उद्योग जगत से प्रस्ताव मांगे गए। सरकार इन उपकरणों को खरीद करके मेक इन इंडिया श्रेणी में करना चाहती है। इस श्रेणी में वो उपकरण आते हैं जो भारत में बनते हैं और उसमें कम से कम 50% कंटेंट भारत का होता है, यानी विदेशी कंपनी के साथ साझेदारी में भी इसे देश में बनाया जा सकता है। और देखिए, रात में देखने के लिए सेना के जवान नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें अंधेरे में भी साफ देखने में मदद करता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ये दरअसल काम कैसे करता है और इसमें किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अंधेरे की कम रोशनी में भी ये गॉगल काम करता है। फ्रंट साइड से प्रवेश कर लेंस से ये टकराता है, आप देख सकते हैं। ये इमेज बनाता होगा, ये वर्चुअली एक इमेज क्रिएट करता होगा। रोशनी फोटोन से बनती है और इस इमेज के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। गॉगल्स में फोटोन से प्रवेश कर फोटो कैथोड से ये टकराते हैं लाइट्स। गॉगल में लगा पैनल इन्हें इलेक्ट्रॉन में तब्दील कर देता है जिससे देखने में आसानी होती है। गॉगल में मौजूद फोटो मल्टीप्लायर इलेक्ट्रॉन्स को इजाफा देते हैं और आसानी से आरामदायक तरीके से देखा जा सकता है। कई इलेक्ट्रॉन फोटो मल्टीप्लायर से निकलकर फॉस्फोरस स्क्रीन को हिट करता है। पुराने टेलीविजन जैसे जो फ्लैश लाइट पैदा करता है, यही काम इसके अंदर भी होता है। इस तरह वास्तविक रूप से फोटोन गॉगल्स में प्रवेश करते हैं तो गॉगल स्क्रीन ज्यादा रोशनी वाला वर्जन सामने लेकर के आता है और ऐसे में लोगों को आसानी से देखने में आराम और फायदा होता है।